एप्पल कंपनी के संस्थापक जो एक शानदार उद्योजक रहे हैं। तो क्या यह संभव है कि जो बातें स्टीव जॉब्स ने अपने जीवन के 50 वर्षों में सीखीं, आप उन्हें सिर्फ 15 मिनट में सीख सकें? अच्छा, तो जवाब है हाँ, यह सच हो सकता है। स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में भाषण दिया था। 15 मिनट में अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख बताई। 3 कहानियों के माध्यम से मैंने अपने श्रोताओं से पूछा कि आप में से कितने लोगों ने स्टीव जॉब्स का स्टैंड फॉर कमेंसमेंट भाषण सुना है। आठ केवल 1 या 2 लोगों ने ही हाथ उठाया, किसी और ने नहीं सुना, और उनमें से कई ने सिर्फ इसलिए नहीं सुना क्योंकि भाषण अंग्रेजी में था। आज आप कुछ ऐसा सुनने जा रहे हैं जो आपके जीवन में विस्फोटक परिवर्तन ला सकता है। इस भाषण को सुनने के बाद आप भावुक हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। धन्यवाद। आज विश्व के सर्वोत्तम विश्वविद्यालयों में से एक के दीक्षांत समारोह में आप सबके बीच उपस्थित होना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ, मैंने कभी किसी कॉलेज से ग्रेजुएट की उपाधि प्राप्त नहीं की, और आज पहली बार मैं किसी कॉलेज के स्नातक ग्रेजुएट समारोह के इतने करीब पहुँच पाया हूँ। आज मैं आपको अपने जीवन की 3 कहानियाँ बताऊंगा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 कहानियाँ। पहली कहानी बिंदुओं को जोड़ने के बारे में है। मैंने रीड कॉलेज में प्रवेश लेने के 6 महीने के भीतर ही पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन उसके बाद मैं किसी तरह 18 महीने तक वहां जाता रहा। तो अब सवाल यह है कि मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा। खैर, यह तो मेरे जन्म से पहले ही शुरू हो गया था। मेरी माँ, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, एक युवा अविवाहित ग्रेजुएट छात्रा थीं, और वह चाहती थी कि कोई मुझे गोद ले, लेकिन साथ ही वह यह भी चाहती थी कि जो भी मुझे गोद ले वह कॉलेज ग्रेजुएट हो, और इस तरह सब कुछ पहले से ही तय हो गया। मुझे एक वकील और उसकी पत्नी गोद लेने वाले थे, लेकिन जैसे ही मैं इस दुनिया में आया, आखिरी समय में उन्होंने अचानक अपना मन बदल लिया और कहा कि उन्हें एक लड़की चाहिए। इसीलिए मेरे माता पिता, जो प्रतीक्षा सूची में थे, को आधी रात को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि हमारे पास एक लड़का है, क्या आप उसे गोद लेना चाहेंगे? और उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया। लेकिन बाद में मेरी जन्म देने वाली माँ को पता चला कि जिस व्यक्ति ने मुझे गोद लिया था वह कॉलेज ग्रेजुएट नहीं था, और मेरे पिता ने भी हाई स्कूल पास नहीं किया था। इसलिए उन्होंने अंतिम गोद लेने के कागजात पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर कुछ महीनों के बाद मेरे होने वाले माता पिता ने मेरी माँ से वादा किया कि हम उसे कॉलेज जरूर भेजेंगे, और इस वजह से उसकी माँ मान गई और फिर मुझे गोद ले लिया गया, और इस तरह से मेरी जिंदगी शुरू हुई। 17 साल बाद मैं कॉलेज गया, लेकिन गलती से मैंने स्टैनफोर्ड जैसे महंगे कॉलेज को चुन लिया, और मेरे कामकाजी माता पिता का सारा पैसा मेरी शिक्षा पर खर्च होने लगा। और 6 महीने बाद मुझे इस अध्ययन में कोई मूल्य नजर नहीं आया। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था कि कॉलेज मेरी किस तरह मदद करेगा। अपने जीवन में कुछ करना है, और यहाँ मैं अपने माता पिता की जीवन भर की जमा पूंजी अपनी पढ़ाई पर खर्च कर रहा हूँ, और यही कारण है कि मैंने कॉलेज छोड़ने का निर्णय लिया और सोचा कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। उस समय मुझे ये बात बहुत डरावनी लगी, लेकिन आज जब मैं अतीत पर नजर डालता हूँ तो मुझे लगता है कि यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा निर्णय था। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही मैंने कॉलेज छोड़ा, मैंने उन कक्षाओं में जाना बंद कर दिया जिनमें मेरी कोई रुचि नहीं थी, और मैं सिर्फ उन्हीं क्लास में जाता था जिसमें मेरी रुचि थी। और ये सब करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कमरा नहीं था। इसलिए मैं दोस्तों के कमरे में फर्श पर सोता था। कोक की बोतलें लौटाने से जो पैसे मिलते थे उनसे मैं खाना खाता था। मैं हर रविवार को 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्ण मंदिर जाता था, ताकि मैं हफ्ते में कम से कम एक बार भरपेट खाना खा सकूं, और मुझे ये बहुत पसंद था। अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉलेज छोड़ना मेरे जीवन का सबसे अच्छा निर्णय क्यों था। उस समय रीड कॉलेज देश में सबसे अच्छी जगह थी, जहाँ टाइपोग्राफी सिखाया जाता था,
पूरे कॉलेज परिसर में प्रत्येक पोस्टर को हर स्तर पर खूबसूरती से हाथ से लिखा गया था। और चूंकि मैंने कॉलेज छोड़ दिया था, इसलिए मुझे सामान्य कक्षाएं लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं टाइपोग्राफी की कक्षाएं लूंगा और इसे अच्छे से सीखूंगा। इसलिए मैंने सैन सेरी टाइपफेस के लिए सेरी के बारे में सीखा, विभिन्न अक्षरों के बीच अंतर को कैसे अलग अलग किया जाए तथा अच्छी टाइपोग्राफी कैसे अच्छी बनती है, यह भी सीखा। मुझे यह भी पता चला कि यह सब इतना सुंदर, इतना ऐतिहासिक और इतना कलात्मक था कि इसे विज्ञान द्वारा नहीं समझा जा सकता था, और मुझे ये सब बहुत आकर्षक लगा। उस समय मुझे यह अंदाजा भी नहीं था कि मैं अपने जीवन में कभी इन चीजों का उपयोग करूंगा। लेकिन जब 10 साल बाद हम अपना पहला मैकिंतोश कंप्यूटर बना रहे थे, फिर मैंने इसे मैक पर डिजाइन किया और यह सुंदर टाइपोग्राफी वाला दुनिया का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज में सिर्फ टाइपोग्राफी नहीं लिया होता, तो मैक में कभी भी कई टाइपफेस या आनुपातिक रूप से स्पेस किए गए फॉन्ट नहीं होते, क्योंकि विंडोज ने मैक की नकल की थी। इसलिए दुनिया के किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये सब नहीं होता। बेशक जब मैं कॉलेज में था तो भविष्य में बिंदुओं को जोड़ना असंभव था। 10 साल बाद अतीत पर नजर डालता हूँ तो मुझे सब कुछ स्पष्ट नजर आता है। आप केवल पीछे देखकर ही बिंदुओं को जोड़ सकते हैं। इसलिए आपको यह विश्वास रखना होगा कि जो कुछ भी अभी हो रहा है वह किसी न किसी तरह आपके भविष्य से जुड़ा होगा। आपको किसी पर विश्वास करना होगा। आपको अपने दिल में, अपने भाग्य में, अपने जीवन में या अपने कार्यों में किसी चीज पर विश्वास करना होगा, क्योंकि भरोसा रखें कि आगे चलकर बिंदु आपस में जुड़ जाएंगे। यह आपको अपने दिल की बात सुनने की हिम्मत देगा, तब भी जब आप बिल्कुल अलग राह पर चल रहे हों, और यही आपको दूसरों से अलग बनाएगा। तो मेरी पहली कहानी से सबसे बड़ी सीख यही है कि जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और आप अभी जो कुछ भी कर रहे हैं वह भविष्य में आपके लिए जरूर काम आएगा। आप बस खुद पर भरोसा रखें और जो कर रहे हैं उसे करते रहें। मेरी दूसरी कहानी प्यार और नुकसान के बारे में है। मुद्दा यह है कि मैं बहुत भाग्यशाली था कि मुझे वह चीज जल्दी मिल गई जो मुझे पसंद थी, और मैंने अपने पिता के गैराज से एप्पल की शुरुआत की जब मैं 20 साल का था। हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एल कंपनी 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन और 4000 लोगों वाली कंपनी बन गई। हमने 1 साल पहले ही मैकिंटोश जारी किया था और मेरी उम्र 30 साल थी, और कंपनी ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। आप सब सोच रहे होंगे कि जिस कंपनी को मैंने खुद बनाया था उससे मुझे कैसे निकाल दिया गया। जैसे जैसे एप्पल आगे बढ़ने लगा, हमने एक होशियार आदमी को काम पर रखा, जिसके बारे में मुझे लगा कि वह मेरे साथ मिलकर कंपनी को आगे ले जाएगा। पहले साल तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर उसके बाद कंपनी के भविष्य के विजन को लेकर हमारे बीच विवाद होने लगे और मामला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंचा, और उन्होंने उसका समर्थन किया, और इस तरह 30 साल की उम्र में मुझे अपनी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया। मेरे पूरे वयस्क जीवन का केंद्र बिंदु जो था वह अब चला गया था, और यह मेरे लिए पूरी तरह विनाशकारी था, और कुछ महीनों तक मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करना है। मैं एक बहुत बड़ी सार्वजनिक विफलता थी, और एक समय तो मैंने वैली छोड़ने पर भी विचार किया था। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं जो करता हूँ उसके प्रति अभी भी जुनूनी हूँ। एप्पल में जो कुछ भी हुआ उससे मेरे करियर पर जरा भी असर नहीं पड़ा। उन्होंने मुझे अस्वीकार कर दिया, लेकिन मुझे अभी भी अपना काम पसंद है, और इसीलिए मैंने दोबारा शुरुआत करने का फैसला किया। उस समय मैं ऐसा नहीं सोच पाया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि एप्पल से निकाले जाने से बेहतर कुछ और नहीं हो सकता था। सफल होने का बोझ अब एक नौसिखिया होने के हल्केपन में बदल गया था। मुझे फिर से बहुत हल्कापन महसूस हुआ, और इस आजादी ने मुझे मेरे जीवन के सबसे क्रूर दौर में पहुंचा दिया। अगले 5 वर्षों में मैंने नेक्स्ट और एक अन्य कंपनी पिक्सल शुरू की, और उसी दौरान मेरी मुलाकात एक अद्भुत महिला से हुई जो बाद में मेरी पत्नी बनी। पिक्सल ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी बनाई, और अब यह दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। और एप्पल ने नेस्ट को खरीदकर एक अप्रत्याशित कदम उठाया,
जो एप्पल में फिर से शामिल हो गया और आज एप्पल द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर मुझे एप्पल से निकाला नहीं गया होता तो मेरे साथ यह सब नहीं होता। यह एक कड़वी दवा थी, लेकिन मुझे लगता है कि मरीज को इसकी जरूरत थी। कभी कभी जिंदगी आपको ऐसे ही मारती है, लेकिन विश्वास मत खोइए। संतुष्ट होने का एकमात्र तरीका यह है कि आप वह काम करें जो आपको लगता है कि एक महान काम है, और महान काम करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप वह करें जो आपको करना पसंद है। और यदि आपको वह नौकरी अभी तक नहीं मिली है तो रुके नहीं, उसकी तलाश जारी रखें। जैसा कि दिल से जुड़ी सभी चीजों के मामले में होता है, जब आप इसे पालेंगे तब आपको पता चल जाएगा। और जैसा कि किसी भी अच्छे रिश्ते के मामले में होता है, समय के साथ यह और बेहतर होता जाएगा। इसलिए खोज करते रहें, रुके नहीं। मेरी तीसरी कहानी मौत के बारे में है। जब मैं 17 साल का था तब मैंने कोट पढ़ी थी, अगर आप हर दिन ऐसे जिए जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है तो एक दिन आप सही साबित होंगे। इसने मेरे दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी और तब से लेकर पिछले 33 सालों से मैं हर सुबह उठता हूँ, शीशे में देखता हूँ और खुद से एक सवाल पूछता हूँ, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करता जो मैं आज करने जा रहा हूँ? और अगर जवाब नहीं है तो मैं समझता हूँ कि कुछ बदलने की जरूरत है। किसी भी चीज को खोने के डर पर काबू पाने का सबसे अच्छा तरीका यह याद रखना है कि एक दिन हमें मरना ही है। आप पहले से ही नग्न हैं। ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप अपने दिल की बात न सुने। लगभग 1 वर्ष पहले मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। 7:30 बजे मुझे स्पष्ट रूप से पता चला कि मेरे अग्न्याशय पर ट्यूमर है, और ईमानदारी से कहूँ तो मुझे यह भी नहीं पता था कि अग्न्याशय क्या होता है। डॉक्टर ने मुझे लगभग पूर्ण विश्वास के साथ बताया कि मुझे एक प्रकार का कैंसर है जिसका उपचार संभव है, और मेरे पास जीने के लिए केवल 3 से 6 महीने ही बचे हैं। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि घर जाकर सब कुछ व्यवस्थित कर लो, जिसका डॉक्टर की भाषा में मतलब था कि तुम्हें मरने की तैयारी कर लेनी चाहिए, यानी वे सारे काम जो तुम अगले 10 सालों में करने वाले थे उन्हें बचे हुए दिनों में कर लो, क्योंकि तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। मैंने पूरा दिन इस निदान के साथ बिताया और शाम को मेरी बायोप्सी हुई, जिसमें मेरे गले में एक एंडोस्कोप डाला गया और ट्यूमर से कुछ कोशिकाओं को निकालने के लिए एक सुई का इस्तेमाल किया गया। मैं उस समय पूरी तरह से बेहोश था, सिवाय मेरी पत्नी और जो वहां मौजूद थे। जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरी कोशिकाओं को देखा तो वह भी रो पड़े, क्योंकि कोशिकाओं को देखने के बाद डॉक्टर को समझ में आ गया कि मुझे एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का कैंसर है जिसे सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। इसलिए मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मैं पहले कभी मौत के इतने करीब नहीं आया और मुझे उम्मीद है कि मैं आने वाले कुछ समय तक ऐसा नहीं करूँगा। और यह सब देखने के बाद मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मृत्यु एक उपयोगी लेकिन विशुद्ध बौद्धिक अवधारणा है। कोई भी मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वे भी वहाँ जाने के लिए मरना नहीं चाहते। मृत्यु वह जगह है जहाँ हम सभी जाते हैं। आज तक कोई भी इससे बच नहीं पाया है, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि इस जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार मृत्यु ही है। यह जीवन बदल देता है, यह पुराने को खत्म करने का रास्ता खोलता है। और इस समय आप सभी नए हैं और कुछ दिनों में आप सभी पुराने हो जाएंगे और रास्ता साफ हो जाएगा। मैं आप सभी से इतना नाटकीय होने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन यह सच है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद न करें। बेकार के विचारों में न उलझें और दूसरों को अपने जीवन पर हुक्म चलाने न दें। दूसरों की राय के शोर में अपनी अंतरात्मा की आवाज को न दबाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने दिल और अपने अंतर्ज्ञान को सुनने का साहस रखें, क्योंकि वे पहले से ही जानते हैं कि आप वास्तव में क्या बनना चाहते हैं। इसलिए पहले अपने दिल की सुनो, बाकी सब कुछ गौण है। और अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि भूखे रहो, मूर्ख रहो,
यही मैंने हमेशा अपने लिए मांगा है। और अब जब आप सभी यहाँ से स्नातक ग्रेजुएट हो रहे हैं तो मैं आप सभी के लिए यही कामना करता हूँ। भूखे रहो, मूर्ख रहो, यानी आपके अंदर कुछ करने की भूख होनी चाहिए। और मूर्ख रहो क्योंकि मूर्ख बनकर ही आप कुछ सीख पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आपको पहले से ही सब कुछ पता है तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। इसलिए भूखे रहो और मूर्ख रहो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। graduate to begin anew. I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much. और दोस्तों, मैं गजाकस सागर उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस भाषण को बदलने में, या अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए कृपया मुझे माफ करें। ऐसे ही और भी प्रेरणादायक जीवन बदलने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।